हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज का टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर मेमोरी। तो मेमोरी होती क्या है? ए कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। तो मेमोरी का एक ही काम होता है, टू स्टोर द डाटा। तो डाटा को स्टोर करने के लिए या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है कंप्यूटर में। तो कुछ भी चीज अगर स्टोर करनी हो तो वो कहाँ स्टोर करेंगे? कंप्यूटर की मेमोरी में। नेक्स्ट आपका यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अब मेमोरी को मेजर कैसे कर सकते हैं हम? तो कंप्यूटर सिस्टम यूज बाइनरी नंबर टू स्टोर एंड प्रोसेस द डाटा। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या यूज करता है? बाइनरी नंबर यूज करता है। बाइनरी नंबर मतलब 0 या 1। तो यहाँ पे जो भी डाटा स्टोर होता है या प्रोसेस होता है वो 0 या 1 की फॉर्म में रहता है। अब विच आर द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड एज बिट्स। अब इन्हीं को बोला गया है बिट्स, जो कि आपकी बेसिक यूनिट है मेमोरी की। मतलब कि 0 या फिर 1, तो इसको एक 1 बिट बोला जाता है। 0 क्या है? ये 1 बिट। 1 ये भी क्या है? 1 बिट। तो इस तरह से बिट्स की फॉर्मेट में रहती है आपकी कंप्यूटर की मेमोरी। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ सेल दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये सेल आप 1 बिट के मान सकते हो। सारे सेल कितने हैं? 1 बिट के। अब यहाँ पे कोई डाटा स्टोर है वो 10 की फॉर्मेट में रहेगा। अब यहाँ पे ये कितने बिट डाटा है? तो बिट अगर काउंट करो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 बिट डाटा बन चुका आपका। 6 बिट्स की फॉर्मेट में डाटा स्टोर है। तो यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी क्या कहलाई? फिर बिट्स। बिट्स का मतलब है इधर 0 और 1। तो यहाँ पे डाटा जो स्टोर रहेगा वो 0 या फिर 1 की फॉर्मेट में रहेगा। फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स। अब इन बिट्स का एक ग्रुप बनता है जिसको यहाँ पे बोला गया है वर्ड्स। अब वो वर्ड्स आपका कितने भी बिट का हो सकता है। एंड ए 4 बिट वर्ड इज कॉल्ड ए नीबल। अब 4 बिट वर्ड को यहाँ पे नीबल बोला जाता है। अगर 4 बिट एक साथ कंबाइन कर दोगे तो इस 4 बिट को क्या बोलेंगे? नीबल। 8 बिट वर्ड इज कॉल्ड ए बाइट। अगर आपके सामने 8 बिट है तो 8 बिट को यहाँ पे क्या बोला जाएगा? फिर बाइट। तो ये याद रखना, बाइट का मतलब है 8 बिट का ग्रुप, नीबल का मतलब है 4 बिट का ग्रुप। तो 4 बिट मिलकर नीबल बनाते हैं और 8 बिट मिलकर बाइट बनाते हैं। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जो सबसे छोटी या बेसिक यूनिट है वो क्या है? आपकी बिट, विच मीन्स इधर 0 और 1। अब 1 बिट का मतलब क्या है? 1 बिट का मतलब 0 और 1। 1 निबल का मतलब क्या है? यहाँ पे 4 बिट। 4 बिट के ग्रुप को 1 निबल बोला जाता है। 1 बाइट का मतलब है 8 बिट। अब ये कन्वर्जन टेबल है, एक टाइप से काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 मार्क्स का 100% इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है, एमसीक्यू पूछा ही जाता है ये। अब 1 किलो बाइट इज इक्वल टू होता है आपका 1024 बाइट। अब 1024 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। तो 1024 को लिख सकते हैं 2 की पावर 10। तो यहाँ पे 2 की पावर 10 बाइट में कन्वर्ट हो गया ये। तो इसका मतलब है 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 2 की पावर 10 बाइट। अब यहाँ पे ये देखना, जो कैपिटल बी है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाइट के लिए, और जो स्मॉल बी है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बिट्स के लिए। थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे। अब 1 मेगाबाइट इक्वल टू होता है 1024 किलो बाइट। तो 1024 किलो बाइट है ये, 1024 किलो बाइट। अब 1024 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10, और किलो है तो किलो बाइट। अब इसको फर्दर भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब 2 की पावर 10 और किलो का मतलब क्या है? फिर से 2 की पावर 10 और ये हो गया आपका बाइट। तो यहां से पावर क्या हो जाएगी? ऐड 2 की पावर 20 बाइट आ गया ये। तो
तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब है 1 मेगाबाइट इक्वल टू 2 की पावर 20 बाइट। अब ऐसे ही 1 गीगाबाइट इक्वल टू होता है 1024 मेगाबाइट। 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। अब 1024 2 की पावर 10 मेगाबाइट। अब इसको फर्दर आप कन्वर्ट कर सकते हो जैसा अभी हमने किया। अब 2 की पावर 10 मेगाबाइट है ये। 1 मेगाबाइट होता है 2 की पावर 20 बाइट। तो 2 की पावर 10 यहाँ पे है। 1 मेगाबाइट आप कन्वर्ट कर सकते हो 2 की पावर 20 बाइट में। तो यहाँ से हमें मिला 2 की पावर 30 बाइट। तो इसका मतलब 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 30 बाइट। तो ये भी याद रख लेना साथ में कन्वर्जन, कई बार पूछ ली जाती है डायरेक्ट ऐसे भी। अब ऐसे ही 1 टेराबाइट इक्वल टू होता है 1024 गीगाबाइट, जो कि है 2 की पावर 10 गीगाबाइट। टेरा के बाद आता है आपका 1 पेटाबाइट, फिर आता है आपका 1 हेक्साबाइट, फिर आपका 1 जेटाबाइट, फिर आपका 1 योटाबाइट। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, योटाबाइट। 1 योटाबाइट सबसे बड़ा है। तो इस तरह से ये टेबल आप याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है आपका। अब नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो अब ये मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे 2 टाइप की मेमोरी होती है आपकी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है और ये भी फर्दर कितने टाइप्स की होती है। तो प्राइमरी मेमोरी इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। तो जो भी डेटा या जो भी प्रोग्राम प्रोसेस होने से पहले किसमें लोड किया जाएगा, आपका प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाएगा। मतलब कि कंप्यूटर या आपका जो सीपीयू होता है, जिस भी डाटा पे वो काम कर रहा है, जिस भी डाटा पे वो काम कर रहा है, तो उस डाटा का प्राइमरी मेमोरी में होना बहुत जरूरी है। उस डाटा का प्राइमरी मेमोरी में होना बहुत जरूरी है, तभी वो काम करेगा। अब ये सीपीयू वो डाटा कहां से उठाएगा, इसका मतलब प्राइमरी मेमोरी से। द सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन। तो ये वही मतलब है, अगर इसको डाटा चाहिए तो वो डाटा कहां से उठाएगा फिर सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी से, चाहे वो उसको रीड करना हो या डाटा को राइट करना हो। राइट का मतलब अपडेट करना। तो इसलिए प्राइमरी मेमोरी आपका इसेंशियल कंपोनेंट में कंसिडर होती है कंप्यूटर सिस्टम में, क्योंकि सीपीयू जो भी काम करेगा वो प्राइमरी मेमोरी को ही जानता है, वो और अदर मेमोरी को नहीं जानता। वहां पे वो कहेगा भाई अगर डाटा प्राइमरी मेमोरी में होगा तो मैं काम कर लूंगा, अगर नहीं होगा तो उस डाटा को प्राइमरी मेमोरी में लेकर आओ। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। अब ये प्राइमरी मेमोरी फर्दर 2 टाइप की होती है, फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड ओनली मेमोरी रोम। तो इनके बारे में आपने सुना भी होगा, रैम और रोम। तो ये दोनों किस में आती है, आपकी प्राइमरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम होता है यहाँ पे मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रैम क्या होती है और रोम क्या होती है फर्दर, और इनको भी फर्दर कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपकी रैम। तो रैम की फुल फॉर्म है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, रैम की फुल फॉर्म। अब रैम होती क्या है, तो रैम इज वोलेटाइल एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर इट रिटेन्स द डाटा इन इट, बट एज सुन एज द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ ऑल द कंटेंट ऑफ रैम आर वाइप्ड आउट। मतलब कि जब तक पावर सप्लाई मिलती रहेगी कंप्यूटर को, डाटा वहां पे रहेगा आपका, लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई मिलना बंद हुई तो रैम में जो भी डाटा है, जो भी कंटेंट है, सारा का सारा लॉस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा वहां से। इसीलिए रैम क्या है, आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि टेम्परेरी मेमोरी है, ये कह सकते हो। वोलेटाइल का मतलब यहाँ पे क्या है, टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी है रैम। RAM is usually referred to as the main memory and it is faster than the secondary memory or storage device। तो RAM ज्यादातर कंसिडर होती है एज ए मेन मेमोरी
और ये फास्टर होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी से। अब ये सेकेंडरी क्या होती है आगे हम डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये फास्टर कैसे है। तो यहाँ पे रैम की अगर बात करें तो ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। अब इसको समझो, जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, एमएस वर्ड पे आपने टाइपिंग स्टार्ट करी, वहां पे एमएस वर्ड ओपन किया, टाइपिंग स्टार्ट करी, 10 लाइनें आपने टाइप कर ली, लेकिन आपने वो फाइल एमएस वर्ड वाली अभी अपने कंप्यूटर में सेव नहीं करी, और अचानक से लाइट चली जाए, 10 लाइन आप टाइप कर चुके हो, सेव नहीं करी, लाइट चलेगी, तो लाइट चली गई है, उसके बाद से दोबारा जब कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा लाइट आने पे, तो अब आपको वो फाइल वहां पे नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो आप काम कर रहे थे उस टाइम पे 10 लाइनें आपने टाइप करी, आपने फाइल को सेव नहीं किया, तो वो सारा काम आपका रैम में हो रहा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी में हो रहा था वो सारा का सारा काम, और आपने फाइल को सेव नहीं किया। तो भैया जब तक उसको पावर सप्लाई मिलती रही तब तक तो डाटा को क्या किया, रिटेन किया उसने, लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई मिलना बंद हुई, सारा का सारा कंटेंट वहां से डिलीट हो गया। तो यही है आपकी रैम। तो करंट में जो भी आपका काम होता है कंप्यूटर में, जो भी करंट में आप जिस भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, वो काम आपका रैम में ही होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है, या फिर आपकी प्राइमरी मेमोरी जो होती है। जैसे अगर मैं पीपीटी बना रहा हूं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, तो ये जो पीपीटी मैं बना रहा हूं, अब ये जो काम हो रहा है वो रैम में हो रहा है। मतलब करंट में जो भी काम कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब चला रहे हो तो यूट्यूब आपका रैम में चल रहा है वो। तो करंट में जो भी काम करता है वो सीपीयू उस डाटा को कहां स्टोर करेगा, फिर रैम के अंदर करेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो यही आपकी रैम। रैम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एस रैम और डी रैम। अब एस रैम का मतलब क्या, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब एस रैम क्या होती है? तो एस रैम स्टोर द डाटा इन ए स्टैटिक फॉर्म, मीनिंग द डाटा रिमेन्स इन द मेमोरी फॉर एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज ऑन। यहां पे मतलब समझो, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तभी तक उसमें डाटा स्टोर रहेगा, स्टैटिक है ये। तो यहां पे डाटा कब तक रिटेन रखेगी ये, जब तक उसको पावर सप्लाई मिल रही है, ये कह सकते हो टाइप से। जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है डाटा यहाँ पे रहेगा आपका। एसरैम यूज ए मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर्स और नो कैपेसिटर। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं बट कैपेसिटर यूज नहीं होते। तो एसरैम किससे मिलकर बनती है? आपकी मैट्रिक्स होती है जिसमें 6 ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। अब ट्रांजिस्टर्स डू नॉट नीड द पावर टू प्रिवेंट लीकेज, hence we do not need to refresh SRAM again and again। अब ट्रांजिस्टर क्योंकि कोई पावर नहीं चाहिए, इसमें ट्रांजिस्टर को पावर नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें SRAM को बार बार रिफ्रेश करना भी नहीं पड़ता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपकी DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। DRAM is made up of transistor and capacitor in each cell because of which it has a leakage problem। अब कैपेसिटर है तो वहां पे लीकेज प्रॉब्लम भी होगी, कैपेसिटर है तो वहां पे आपको बार बार रिफ्रेश भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप चार्ज को रिस्टोर करना चाह रहे हो, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, तो उसके लिए आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा बार बार। तो जो डी रैम होती है वो रिफ्रेश करनी पड़ती है अगेन एंड अगेन। तो इस टाइप से ये दो टाइप की मेमोरी होती है रैम, आपकी एस रैम और डी रैम। जो एस रैम होती है वो ज्यादातर आपकी एज ए कैशे मेमोरी यूज होती है। ये कैशे मेमोरी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे क्या होती है। तो एस रैम का जो यूज होता है वो कैशे मेमोरी के लिए यूज करते हैं। डी रैम एज ए मेन मेमोरी यूज होती है आपकी, एज ए मेन मेमोरी, जो कि रैम रहती है हमारी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब नेक्स्ट आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम इज नॉन वोलेटाइल।
तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि परमानेंट मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी। तो रैम आपकी वोलेटाइल या टेम्परेरी मेमोरी होती है, रोम आपकी परमानेंट और नॉन वोलेटाइल होती है, विच मीन्स इट्स कंटेंट आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। अब अगर लाइट चली भी जाएगी तो भी आपका कंटेंट लॉस्ट नहीं होने वाला रोम में, क्योंकि एक परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इट इज यूज्ड एज ए स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज फॉर द कंटेंट विच आर रेयरली चेंज्ड। अब होती तो छोटी सी मेमोरी है ये, बट ये फास्टर होती है, और यहाँ पे जो भी डाटा, जो भी कंटेंट आपका स्टोर किया जाता है वो रेयरली ही चेंज होता है, मतलब कि बहुत कम चांस है कि उसको चेंज करना पड़े, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी भी बोला जाता है। रीड ओनली मतलब आप रीड कर सकते हो, कंटेंट को अपडेट नहीं कर सकते, यहाँ पे कंटेंट को राइट नहीं कर सकते, तो सिर्फ रीड करने के लिए यूज होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे राइट करने का ऑप्शन है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल द स्टार्टअप प्रोग्राम, जो बूट लोडर होता है, दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन द रोम। अब रोम में किस टाइप का डाटा स्टोर होता है, क्या स्टोर रहता है यहाँ पे? तो जब आप फर्स्ट टाइम अपना कंप्यूटर लेकर आते हो, अपना लैपटॉप लेकर आते हो, तो वहां पे जो रोम होती है, तो उस रोम में जो स्टार्टअप प्रोग्राम होता है आपका, जिसको बोलते हैं बूट लोडर, तो वो जो स्टार्टअप प्रोग्राम होता है वो स्टोर रहता है रोम में आपका। अब जैसे ही आप कंप्यूटर या लैपटॉप का पावर वाला बटन स्विच ऑन करोगे, उसी टाइम पे रोम से ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है आपके कंप्यूटर में। तो रोम में आपका बूट लोडर स्टोर रहता है, और ये एक बार अगर स्टोर हो गया तो आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये आपका जब तक कंप्यूटर सरवाइव कर रहा है, आपका कंप्यूटर है, तब तक रोम के अंदर वो बूट लोडर या जो प्रोग्राम है वो हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। और ये बूट लोडर क्या करता है, क्या हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में। अब रोम कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब कैटेगरी। तो फर्स्ट आपका एम रोम, जिसको बोला जाता है मास्क रोम। तो इट इज द ओल्डेस्ट रोम व्हिच डाटा इज प्री कॉन्फ़िगर्ड वाया इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसा कि मैंने बोला, जो रोम होती है उसमें पहले से ही कोई ना कोई एक प्रोग्राम होता है, जिसको बोला गया स्टार्टअप प्रोग्राम। स्टार्टअप प्रोग्राम का मतलब क्या है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोग्राम चाहिए वो आपका रोम में होता है। अब इस रोम के अंदर वो प्रोग्राम कौन इंस्टॉल करेगा, उस प्रोग्राम को कौन डालेगा? तो जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो उस कंप्यूटर को बना रही है, तो उस टाइम पे उस रोम के अंदर वो स्टार्टअप प्रोग्राम लोड कर दिया जाता है उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा। और एक बार अगर उसने स्टोर कर दिया तो उस प्रोग्राम को डिलीट नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो एम रोम होती है वो आपकी ओल्डेस्ट रोम है, जिसमें डाटा क्या रहता है, प्री कॉन्फ़िगर्ड रहता है वाया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये ओल्डेस्ट रोम हमारी। इसके बाद नेक्स्ट आती है पी रोम, जिसको बोला गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। दिस रीड ओनली मेमोरी इज मॉडिफिएबल। अब इस टाइप की मेमोरी को, जो रीड ओनली मेमोरी है, ये मॉडिफाई हो सकती है वंस बाय द यूजर, बट एक बार। अभी तक हम कह रहे थे कि रोम को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, इसमें जो कंटेंट है उसको चेंज नहीं कर सकते, बट पी रोम कहती है कि आप पी रोम को मॉडिफाई कर सकते हो, बट एक बार। द यूजर परचेज ए ब्लैंक पी रोम एंड यूज ए पी रोम प्रोग्राम टू पुट द रिक्वायर्ड कंटेंट इनटू द पी रोम। इट्स कंटेंट कैन नॉट बी इरेज्ड वंस रिटर्न। तो यहाँ पे अगर एक बार कंटेंट इसमें इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद आप इसको दोबारा इरेज नहीं कर सकते हो। तो ये होती है पी रोम आपकी। नेक्स्ट आपकी ईपी रोम। तो ईपी रोम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जो कि है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ईपी रोम इज एन एक्सटेंशन टू पी रोम वेयर यू कैन इरेज द कंटेंट ऑफ रोम by exposing it to the ultraviolet rays, UV रेज। तो UV रेज से अब इसके कंटेंट को आप इरेज कर सकते हो यहाँ पे।
तो ईपी रोम में कंटेंट को इरेज किया जा सकता है बट यूजिंग यूवी रेज। नेक्स्ट आपकी डबल ई पी रोम, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हियर द रिटन कंटेंट कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकली सप्लाई के थ्रू आप कंटेंट को इरेज कर सकते हो। तो इस तरह से रोम को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो रोम में बेसिकली क्या स्टोर रहता है आपका, स्टार्टअप प्रोग्राम रहता है, जो कि होता है आपका बूट लोडर। अब ये बूट लोडर क्या करता है, ये हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में इनटू ए प्राइमरी मेमोरी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि जो बूट लोडर है वो कहाँ स्टोर होता है, तो वो स्टोर होता है आपका रोम में। याद रखना हमेशा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता ही आता है कि जो बूट लोडर होता है या फिर बायोस, इसका दूसरा नाम है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। तो बायोस आपका कहाँ स्टोर रहता है, रोम के अंदर। नेक्स्ट आपकी कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी इज ए टाइप ऑफ हाई स्पीड मेमोरी that is used to store frequently accessed data and instruction for faster access by the CPU of a computer। तो कैशे मेमोरी एक टाइप से हाई स्पीड मेमोरी होती है जो कि स्टोर करती है फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डाटा इंस्ट्रक्शन को फॉर फास्टर एक्सेस। तो यहाँ पे अब फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, तो सीपीयू जब भी किसी भी डाटा इंस्ट्रक्शन पे काम करता है तो मान लो उसके पास में कुछ डाटा ऐसा है जो बार बार उसको यूज करना पड़ रहा है, बार बार उसको किसी भी अपने प्रोग्राम में एक्सेस करना पड़ रहा है। तो ऐसे फ्रीक्वेंटली डाटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का जो काम है वो कैशे मेमोरी करती है। अब ये कैशे जो मेमोरी होती है ये सीपीयू के बिल्कुल पास में होती है, सीपीयू के सबसे क्लोजेस्ट जो मेमोरी होती है वो कैशे मेमोरी होती है, ये कह सकते हो आप। अब जो सीपीयू के बिल्कुल पास रहेगा तो वहां से डाटा उठाना बहुत ईजी है उसके लिए, और जो सीपीयू से जितना दूर होगा वहां से डाटा उठाना फिर उतना ही टाइम लेगा ज़्यादा। तो इसलिए ऐसे केस में ऐसे डाटा को कहाँ पे स्टोर किया जाता है, फिर कैसे मेमोरी में, जो बार बार यूज हो रहा है। भाई पता है अभी सीपीयू को चाहिए ही चाहिए, हर 2 मिनट के बाद ये डाटा उठा रहा है, और वो डाटा कैसे में होगा तो उसके लिए और आसान हो जाएगा, नहीं तो बार बार वो दूसरी लोकेशन पे जाएगा जो कि दूर है। तो कैसे मेमोरी फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, इसीलिए इसको हाई स्पीड मेमोरी बोला गया। इट इज लोकेटेड बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। अब इसकी जो लोकेशन होती है वो सीपीयू और आपकी मेन मेमोरी के बीच में होती है, जो कि मेन मेमोरी मैंने अभी बताई रैम होती है। एंड एक्ट्स एज ए बफर टू रिड्यूस द एवरेज टाइम इट टेक्स टू एक्सेस डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। अब इसका मेन पर्पज क्या होता है कि जो भी एवरेज टाइम लग रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके। अब सीपीयू कोई भी डाटा अगर उठा रहा है तो टाइम तो लगेगा उसको, तो अब जो डाटा जितनी पास होगा उसको एक्सेस करने में कम टाइम लगेगा। तो इस टाइम को ही रिड्यूस करने के लिए जो डाटा है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, फिर कैसे मेमोरी में। अब इसकी वर्किंग समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो सीपीयू है आपके पास में, अब सीपीयू और यहाँ पे कैसे मेमोरी है, तो सीपीयू के बिल्कुल क्लोजेस्ट जो मेमोरी रहती है सबसे नियर बाय वो कौन सी है, कैशे मेमोरी। ये फास्ट होती है आपकी, तो जैसा मैंने बताया फास्टेस्ट मेमोरी है या फिर हाई स्पीड मेमोरी है ये। अब इसके बाद जो मेमोरी आती है वो आती है आपकी मेन मेमोरी, मतलब कैसे मेमोरी से थोड़ी दूर, वो है आपकी मेन मेमोरी जिसको रैम बोला जाता है। तो यहाँ पे रैम और सीपीयू के बीच में जो मेमोरी लोकेटेड है उसको बोला गया यहाँ पे कैसे मेमोरी। अब मेन मेमोरी जो है वो ऑब्वियस सी बात है स्लो रहेगी एज कंपेयर टू कैसे मेमोरी, क्योंकि ये डिस्टेंस पे है, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे है एज कंपेयर टू कैसे मेमोरी। अब नेक्स्ट आती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, फिर हार्ड डिस्क आ गई आपकी। अब ये ऑब्वियस सी बात है अभी हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा स्लो है क्योंकि ये उतने ही ज्यादा डिस्टेंस पे है फिर,
तो इस तरह से अब मान लो सीपीयू को कोई डाटा चाहिए, कोई डाटा चाहिए इसको काम करने के लिए, तो सबसे पहले सीपीयू क्या करता है, उस डाटा को सर्च करता है इस कैशे मेमोरी में। पहला स्टेप यही करता है ये। अगर वो डाटा इस कैशे मेमोरी में मिल जाता है तो उस डाटा को ये क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। तो यहां पे फास्ट मेमोरी होगी ना ये, क्योंकि इस कैशे मेमोरी को ये इजीली एक्सेस कर सकता है, ये सबसे पास में है, टाइम भी कम लगेगा। मान लो ये डाटा इस कैशे मेमोरी में नहीं मिला, फिर ये फर्दर जाता है अगली मेमोरी के पास जो कि आपकी मेन मेमोरी। तो दूसरा ये काम करता है ये। अब अगर मेन मेमोरी में वो डाटा है तो उस डाटा को इस मेन मेमोरी से लेकर आया जाता है इस कैशे मेमोरी में। तो यहाँ पे ट्रांसफर होता है, डाटा क्या होगा, वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैशे मेमोरी। अब जब यहाँ पे वो डाटा आ गया तो अब सीपीयू क्या कर लेगा, उसको यूज कर लेगा। तो इस तरह से काम होता है। मान लो वो डाटा इस मेन मेमोरी में भी नहीं है, तो अब कहाँ जाएगा फिर सीपीयू, फिर जाएगा इस सेकेंडरी स्टोरेज के पास में। तीसरा यही लास्ट ऑप्शन बचा है। अब सेकेंडरी स्टोरेज से वो डाटा क्या करेगा, उठाएगा। तो यहां से डाटा सबसे पहले जाएगा मेन मेमोरी के पास में, उसके बाद में डाटा जाएगा आपका कैशे मेमोरी के पास में। तो यहाँ पे ट्रांसफर होता है इस तरह से। अब जैसे ही कैशे मेमोरी के पास आया तो अब सीपीयू क्या कर लेगा, उसको यूज कर लेगा। तो इस तरह से डाटा ट्रांसफर होता है बिटवीन दीज मेमोरीज। लेकिन अगर आप इन तीनों मेमोरी में से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी की बात करो तो वो कौन सी है, फिर कैशे मेमोरी सबसे क्लोजेस्ट है, उसके बाद मेन मेमोरी जो कि रैम, और लास्ट में आपकी सेकेंडरी स्टोरेज। और प्रीवियस अभी हमने डिस्कस किया था जो कैशे मेमोरी होती है वो आपकी एस रैम होती है, और जो रैम है वो आपकी डी रैम होती है, मेन मेमोरी जिसको हम बोलते हैं डी रैम। नेक्स्ट आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी हमने डिस्कस की प्राइमरी मेमोरी जो कि आपकी मेन मेमोरी भी कहलाती है, आपकी मेन मेमोरी। अब ये जो मेन मेमोरी होती है ये आपकी कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती है, या फिर ये कह सकते हो जो मदरबोर्ड होता है वहां पे इसका स्लॉट अवेलेबल होता है, और सीपीयू के बिल्कुल पास में रहती है आपकी मेन मेमोरी। चाहे वो कैशे मेमोरी हो या रैम हो, तो हर टाइप की जो मेन मेमोरी होती है वो सारी सीपीयू के बिल्कुल क्लोज होती है, और जो भी डाटा है उसको एक्सेस करने में भी टाइम क्या लगता है, यहाँ पे कम लगता है। बट ये जो मेन मेमोरी होती है रैम या कैशे, इसका जो साइज होता है वो लिमिटेड होता है, और साथ में ये कॉस्टली भी होती है। तो रैम या कैशे दोनों कॉस्टली होती है और साथ में इसका साइज क्या होता है, लिमिटेड होता है। अब यहाँ पे आप डाटा परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते, तो प्राइमरी मेमोरी में डाटा क्या होता है आपका, टेम्परेरी स्टोर होता है। तो इन सब लिमिटेशन को दूर करने के लिए यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। फिर प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज आइदर वोलेटाइल और रीड ओनली मेमोरी। जैसे कंप्यूटर सिस्टम नीड्स ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी टू परमानेंटली स्टोर द डाटा और इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूज। तो यहाँ पे जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या है, आपकी लिमिटेड है, और साथ में वो वोलेटाइल भी है, और रीड ओनली मेमोरी भी कह सकते हो साथ में। तो इसलिए कंप्यूटर को एक ऐसी मेमोरी चाहिए जो परमानेंट हो, ताकि वहां पे आप डाटा या इंस्ट्रक्शन को फ्यूचर यूज के लिए सेव कर सको। तो इसके लिए यूज की जाती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। अब ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये एक नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब कि परमानेंट होती है, एंड हैज लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन द प्राइमरी मेमोरी। अब यहाँ पे जो स्टोरेज होती है वो भी क्या होती है, लार्जर होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। अब जहां पे स्टोरेज आपकी लिमिटेड थी वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है, और इट इज स्लोअर एंड चीपर देन द मेन मेमोरी। अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, कॉस्टली होती है। अब ये जो मेमोरी है सेकेंडरी आपकी चीपर होती है देन द मेन मेमोरी, और साथ में ये स्लोअर होती है। स्लोअर क्यों होती है, क्योंकि ये सीपीयू से बहुत दूर होती है। अब सीपीयू के क्लोज में कौन है, प्राइमरी मेमोरी, तो वो फास्ट होती है, और ये स्लो होती है क्योंकि सीपीयू से जो भी मेमोरी जितनी दूर होगी उसको डाटा को एक्सेस करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो स्लो कर देगी आपको। तो वो स्लो कर देती है सीपीयू की स्पीड को, बट इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। अब यहाँ पे सीपीयू डायरेक्ट इससे कनेक्टेड
नहीं होता, ये कह सकते हो। सीपीयू डायरेक्ट यहां से डाटा एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि जब भी डाटा एक्सेस करेगा वो सबसे पहले कहां देखता है, कैशे मेमोरी में, उसके बाद आपका प्राइमरी मेमोरी में, उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी का नंबर। अब कंटेंट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज नीड टू बी फर्स्ट ब्रोट इनटू द मेन मेमोरी फॉर द सीपीयू टू एक्सेस। तो जब भी कोई भी कंटेंट अगर सीपीयू को एक्सेस करना हो तो वो सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में लेकर आता है सीपीयू, उसके बाद ही सीपीयू उस डाटा को एक्सेस कर सकता है जब वो मेन मेमोरी में आ जाए। डायरेक्टली वो एक्सेस नहीं कर सकता सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं सेकेंडरी स्टोरेज के, तो आपकी हार्ड डिस्क, सीडी या डीवीडी, मेमोरी कार्ड, तो ये सारे किस में आते हैं, आपके सेकेंडरी मेमोरी में। और आपकी एसएसडी भी किस में आती है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो यहाँ पे ये मेमोरी कार्ड, ये आपकी हार्ड डिस्क, ये पेन ड्राइव, ये आपकी एसएसडी, तो ये सारे एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी के, जो कि एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसका स्पेस भी क्या होता है, जिसके पास में लार्जर होता है और स्लो होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। और यहाँ पे डाटा को परमानेंट स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज।